Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss the fifth and the last part of the basic macroeconomics lectures. Already four-part video I have prepared and loaded on the YouTube channel, and this is the last or the fifth part of basic macroeconomics. ये लेक्चर सबको पांचों पार्ट देखना चाहिए क्योंकि ये बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर है और इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो फिर आपको आगे पढ़ने में सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ एक्सटेंशन ऑफ किनीशियन वन सेक्टर मॉडल। वन सेक्टर मॉडल किनीशियन वन सेक्टर मॉडल का एक्सटेंशन है और अब तक उसमें हमने तीन कंपोनेंट को कवर किया है: कंजम्पशन डिमांड, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और आज ये चौथा कंपोनेंट यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कंपोनेंट। तो ये चार कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के, और इसमें पहले हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को लिया है और बाद में एम्पेरिकल एस्पेक्ट को लिया है, क्योंकि जब थ्योरी से एम्पेरिक्स पे जाएंगे तो आपको नेशनल इनकम की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप सही तरीके से मल्टीप्लायर की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकें। तो आइए पहले थ्योरेटिकल कंपोनेंट को हम समझ लें। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका पॉइंट नंबर 1 है इंक्लूजन ऑफ नेट ऑफ एक्सपोर्ट इन एग्रीगेट डिमांड। जो नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं उसको हम एग्रीगेट डिमांड का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रेड कंपोनेंट का एक पार्ट नेट ऑफ एक्सपोर्ट है। तो जब नेट ऑफ एक्सपोर्ट हम ऐड करेंगे तो जो पहले तीन कंपोनेंट लिए थे उसमें C प्लस आई प्लस जी, तो C प्लस आई प्लस जी ये एग्रीगेट डिमांड के तीन कंपोनेंट थे। और इससे जब हम लाइन खींचेंगे तो एक लाइन यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखेगी, वो C प्लस आई प्लस जी की लाइन है। वो 45 डिग्री लाइन को ई स्टार पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो 3 डिग्री तीन कंपोनेंट होते तो वहाँ इक्विलिब्रियम होता, लेकिन अब चार कंपोनेंट हम ले रहे हैं और चौथा कंपोनेंट है नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो जब हम नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स को उसमें ऐड करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ई स्टार शिफ्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स। नेट ऑफ एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स लेंगे तो नेट ऑफ एक्सपोर्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इंडिया के केस में 2011, 12, 23, 24 तक नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है। तो यहाँ पर जब नेगेटिव है तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो प्लस का मतलब है जब नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। तो C प्लस आई प्लस जी की लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगी, यानी एग्रीगेट डिमांड का नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो वही है, क्योंकि नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो माइनस हो रहा है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड श्रिंक कर रही है, नीचे की तरफ वो कर्व शिफ्ट हो रहा है। और नया कर्व जो एग्रीगेट डिमांड है वो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है। वो फिगर में दिखाया जो टॉप मोस्ट लाइन है उससे जरा सी नीचे है। और यहाँ पे जब नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स हमने इसमें जोड़ा तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अब शिफ्ट हो गया। वो पहले ई स्टार था जब तीन कंपोनेंट थे, जब चार कंपोनेंट है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होके ई पे आ गया है। ये 45 डिग्री लाइन को ई पॉइंट पे काट रहा है। इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा ओ वाई है और ऑप्टिमल डिमांड ई वाई है, और ई वाई ओ वाई के बराबर है क्योंकि 45 डिग्री एंगल पर वो उसको काट रही है। अब मैथमेटिकल पार्ट पे चलते हैं तो डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं तो y इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। एग्रीगेट आउटपुट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और x माइनस एम हमने यहाँ लिखा हुआ है, इट इज नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज सम मल्टीपल ऑफ y, और वो कुछ सम मल्टीपल ऑफ y के बराबर है। ये एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई अनयूजुअल एजम्पशन नहीं है। नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो इट विल बी ऑन एन एवरेज सम मल्टीपल ऑफ y। जैसे 11, 12 से 23, 24 है, इट विल बी ऑन एन एवरेज सम मल्टीपल ऑफ y।
मान लीजिए कि यहाँ लिखा है लेट एवरेज वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट बी नेगेटिव एंड इज 5% ऑफ वाई, तो x माइनस एम माइनस 0.05 वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिखा है ये c इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी, ए प्लस बी वाई माइनस टी वाई हो गया यहाँ पे, यानी टैक्सेस को हमने घटा दिया क्योंकि टैक्स भी सम मल्टीपल ऑफ वाई है। अब इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में वैल्यूज को डाल दें, ए प्लस बी वाई माइनस टी वाई और माइनस 0.05 वाई। तो जब राइट हैंड साइड में इनको हम ले जाएंगे टर्म्स को, तो y कॉमन हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी a प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस 0.05, ये 0.05, इसके साथ ना b है ना t। ये एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है व्हेन एग्रीगेट डिमांड है 4 कंपोनेंट, जब 4 कंपोनेंट ले रहे हैं c, i, g और x माइनस m, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस 0.05। 0.05 की जगह 0.04 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स का शेयर कितना है। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन को आपको समझाने के लिए कि अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट है तब 1/1 माइनस बी प्लस बी टी, और 2 कंपोनेंट हैं तो 1/1 माइनस बी। तो ये तीनों चीज़ें, ये तीनों मल्टीप्लायर की वैल्यूज़ को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, 4 कंपोनेंट्स, 3 और 2 कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि हमारा जो इनिशियल b है वो 0.75 के बराबर है, तो k की वैल्यू जब 2 कंपोनेंट है तो 1/1 माइनस बी 4 के बराबर हो जाएगी। जब 3 कंपोनेंट थे तो वहाँ पे टैक्स इज सम मल्टीपल, टी इज सम मल्टीपल ऑफ वाई, और वो 20% माना था यानी 0.2 वाई, तो वो वैल्यू यहाँ रख दें तो 1/1 माइनस 0.75 प्लस 1/0.15, 1/0.4 2.5। तो जब 3 कंपोनेंट थे सी, आई और जी, और उसमें गवर्नमेंट टैक्सेस को हमने इंक्लूड किया था, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2.5 है। यहाँ के स्टार इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है। के स्टार जो है एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है 3 कंपोनेंट के केस में, और जब 4 कंपोनेंट लिए तो के डबल स्टार है मल्टीप्लायर, के डबल स्टार 1/1 माइनस बी प्लस बी टी, ये ऊपर भी दिया, प्लस 0.05, ये यहाँ पे 5% है नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स, 1/0.45, और इसको सॉल्व करेंगे 2.22। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती जा रही है, और उसका कारण है कि हमने पहले टैक्सेस को कम किया, फिर नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स का शेयर उसमें कम हुआ, और मल्टीप्लायर की वैल्यू 4, 4 से 2.5 और 2.5 से 2.22 रह गई। ये थ्योरेटिकल प्रोसेस है और ये सिंप्लीफाइड है, इसको बहुत ज़्यादा हमें सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आप अगर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन जब हम एम्पेरिक्स पे जाते हैं, एम्पेरिकल एस्टिमेशन करते हैं, तो वाई क्या है ये डिफाइन करना पड़ेगा। पहले वाई को हम इनकम मानते थे, और इनकम जब नेशनल इनकम आप पहले पढ़ते रहे होंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम कहते थे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम कहलाती थी। लेकिन अब क्या है कि नेशनल इनकम है नेट एनएनआई हम उसे बोलते हैं। तो वाई को अगर हम नेट नेशनल इनकम मान लें, नेट नेशनल इनकम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम कंजम्पशन डिमांड से चल रहे हैं, जो पहला कंपोनेंट है, 4 में से पहला है। तो उसका जो कंसेप्ट है ब्रॉड हो गया, C इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी, ये डेफिनेशन है, और किताबों में अक्सर लिखा रहता है वाई डी इक्वल टू वाई माइनस टी। लेकिन जब हम फॉरेन कंपोनेंट भी ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस के अलावा नेट करंट ट्रांसफर्स डिस्पोजेबल इनकम में जुड़ा रहता है, ये याद रखिएगा। नेट करंट ट्रांसफर्स यानी जो एनएनआई है, वाई इज एनएनआई, नेट नेशनल। नेट नेशनल इनकम को भी हम बताएंगे क्या होता है। नेट नेशनल इनकम में एक कंपोनेंट और जुड़ता है, वो है नेट करंट ट्रांसफर्स, यानी जो रेमिटेंसेस हमारे यहाँ बाहर से आ रहे हैं।
नेट रेमिटेंसेज, यहाँ से भी जा रहे हैं, बाहर से भी जा। इसके अलावा गिफ्ट के रूप में अगर किसी के पास कुछ पैसा या कोई इम्पोर्टेंट गिफ्ट वैल्यूएबल आ रहा, तो नेट करंट ट्रांसफर्स वो चीज़ है। तो वाई डी इक्वल टू वाई मतलब NNI, उसमें से डायरेक्ट टैक्स घटा देंगे प्लस नेट करंट ट्रांसफर जोड़ लेंगे, जो यहाँ से पैसा बाहर गया और बाहर से यहाँ आया इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेज मेनली। तो आपकी इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, क्योंकि नेट करंट ट्रांसफर्स भी हम ये मान रहे हैं इट इज सम मल्टीपल ऑफ NNI, नेट नेशनल इनकम, और वो लैम्डा वाई के बराबर है। लैम्डा इज सम परसेंटेज शेयर ऑफ नेट करंट ट्रांसफर्स इन NNI। और डायरेक्ट टैक्सेस भी हम बता चुके कि T इज सम परसेंटेज शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन NNI। तो अब आपकी इक्वेशन हो जाएगी C इक्वल टू A प्लस बी वाई माइनस टी वाई प्लस लैम्डा वाई। आप ऊपर ये लिखा हुआ डायरेक्ट टैक्सेस की जगह माइनस टी वाई हो गया प्लस लैम्डा वाई। नेट करंट ट्रांसफर्स पॉजिटिव है इंडिया के केस में, आपको बता दें 11-12 से 23-24 तक। अब आप C और Y में यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड और इनकम में आप रिग्रेशन रन कर लें। यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जुड़ा हुआ है। तो C और Y को जब हम रिग्रेस कर रहे हैं 11-12 23-24 डाटा, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी B1 माइनस टी प्लस लैम्डा 0.8459 मिली है। A की वैल्यू वैसे पॉजिटिव आनी चाहिए लेकिन यहाँ नेगेटिव है -701987। तो A और B हमने एस्टिमेट कर लिया। T और लैम्डा हमें पता है। इंडिया के केस में 11-12 से 23-24 के लिए जो डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर है, एवरेज शेयर, वो 6.55% है एवरेज शेयर नेट नेशनल इनकम में। और लैम्डा जो नेट करंट ट्रांसफर है इट इज रफली 3.27% ऑफ NNI, एवरेज शेयर जो है 3.27%। अब टी और लैम्डा की वैल्यू हमें पता चल गई 6.55% मतलब 0.0655, 3.27 मीन 0.0327। अब ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे 1 माइनस टी प्लस लैम्डा और सॉल्व कर लें तो B मिलेगा 0.8746। तो B की ये वैल्यू है 0.8746। दिस इज फर्स्ट स्टेप इन एस्टिमेटिंग एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। कि पहले आपको B की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी और वो हमने प्रोसेस ऊपर बता दिया, एम्पेरिकली आप कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं। अब सेकेंड स्टेप पे आइए। सेकेंड स्टेप पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख रहे हैं। एग्रीगेट आउटपुट NNI हम ले रहे हैं Y इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट आउटपुट Y यहाँ लिखा हुआ है वो NNI के बराबर है, नेट नेशनल इनकम जब हमने लिया तो उसमें C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M और एक कंपोनेंट और इसमें जुड़ता है, वो है नेट प्राइमरी इनकम रिसीवेबल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट प्राइमरी इनकम रिसीवेबल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी जो वेजेस का जो शेयर है या प्रॉफिट का जो शेयर है, वो जो इंडिया में नॉन रेजिडेंट रह रहे हैं और जो बाहर जो इंडियंस फॉरेन कंट्री में नॉन रेजिडेंट रह रहे हैं, तो वो रिसीवेबल्स को हम माइनस कर लेते हैं। तो नेट प्राइमरी इनकम आपको मिल जाएगा। माइनस करने पे इंडिया के केस में नेट प्राइमरी इनकम रिसीवेबल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नेगेटिव है। ये आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे उसका शेयर N लिखा गया है इक्वेशन में नीचे। तो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू A प्लस बी वाई माइनस टी वाई प्लस लैम्डा वाई, ये हम पहले लिख चुके हैं, प्लस I प्लस G ऐसे ही लिखा हुआ है। Z Y जो Z शेयर है नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स का NNI में, और N जो है नेट प्राइमरी इनकम रिसीवेबल्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसका शेयर है NNI में। तो ये पूरी इक्वेशन बन के तैयार होगी। तो Y जब आप डिफाइन कर लेंगे और YD आप डिफाइन कर लेंगे तब आप फाइनली इस इक्वेशन पे अराइव होंगे। यहाँ लिख भी दिया Z एंड RR परसेंटेज शेयर ऑफ नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड नेट प्राइमरी इनकम NPY नेट प्राइमरी इनकम
रिसीवेबल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन NNI, क्योंकि Y NNI है और NNI में जब एग्रीगेट डिमांड लेंगे तो वहाँ हमें वो शेयर ऐड करना पड़ेगा नेट प्राइमरी इनकम का, क्योंकि वो NNI में जुड़ा रहता है। अब टू डिराइव द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर K वी ऑल्सो नीड टू एडजस्ट ए चूँकि हम नेगेटिव निकाल चुके हैं, हमें उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है। और यहाँ लिखा है इट टू इज एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ सम एवरेज ऑफ NNI, और वो अल्फा वाई है, सम एवरेज ऑफ NNI अल्फा वाई के बराबर है। और उसकी वैल्यू हम पहले दे चुके हैं, वो वैल्यू लगभग NNI का 4% है, क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव थी इसलिए -4% अल्फा की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, -4%। तो अब सारी वैल्यूज दी हुई हैं, यहाँ B दिया हुआ है 0.8746, T 6.55%, लैम्डा 3.27%, Z -3.29% और N -1.36% है, और अल्फा जो है 4% है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव वैल्यूज ऑफ Z, N एंड अल्फा शोज नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स, नेट प्राइमरी इनकम, रिसीवेबल फ्रॉम रेस्ट एंड A आर नेगेटिव। ये तीनों नेगेटिव हैं यहाँ पे, ये तीनों वैल्यू। तो जब यहाँ माइनस साइन लगा हुआ, ये प्लस में बदल जाएगा जब हम माइनस वैल्यूज डालेंगे, ये याद रखिएगा। ये हमारा एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, 1/1 -B प्लस BT माइनस B लैम्डा, फिर माइनस साइन है Z प्लस N प्लस अल्फा, ऊपर I प्लस G है, वो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है। तो हमें एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की खाली वैल्यू निकालनी है, तो हम डिनोमिनेटर से कंसर्न हैं। यहाँ वही इक्वेशन दोबारा लिखी गई है, और यहाँ लिखा गया है कि एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर K स्टार इक्वल टू, इसमें चारों कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, C, I, G और X माइनस M नेट ऑफ एक्सपोर्ट, 1 -B प्लस BT माइनस B लैम्डा माइनस Z प्लस N प्लस अल्फा। तो यहाँ Z, N, अल्फा निगेटिव है, तो ये यहाँ ऐड हो जाएंगे। अब B की वैल्यू यहाँ हमने रख दी, 1 - B है 0.8746, BT 0.8746 इंटू 0.0655, 6.55% शेयर है, माइनस 0.8746 इंटू 0.03267, 3.27% शेयर जो है वो नेट करेंट ट्रांसफर्स का है। अब Z जो है नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, उसका शेयर जो है 3.3% है, और N इसी तरह से नेट प्राइमरी इनकम रिसीवेबल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नेगेटिव है, 1.36% शेयर है, 0.0136, और अल्फा 4% है, A जिसे आप कहते हैं वो नेगेटिव आया था, तो यहाँ प्लस हो गया 0.04। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, तो K स्टार इक्वल टू 4.2। ये एम्पेरिकल वैल्यू है, और ये इंडिया के केस में है 2011-12 से 2023-24 तक के लिए एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के। अब यहाँ पे ये लिख रहा है कि 10 एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, EM मीन्स एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर फॉर इंटायर इंडियन इकोनॉमी फॉर द पीरियड 11-12 to 23-24 is 4.2. This means that is NNI is almost 4.2 times net capital formation. जो नेट कैपिटल फॉर्मेशन है उसका 4.2 टाइम्स नेट नेशनल इनकम है NNI, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं इंडिया की। यहाँ नीचे दिया हुआ है कि ये ट्रू एम्पेरिकल एस्टिमेट है, ट्रू एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ NNI इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल वैल्यू। ये जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है 4.2 टाइम्स NKF से, इसको हमने एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर किया, और एवरेज डिफरेंस इज लेस देन 5%, यानी 95% ये वैल्यू होल्ड कर रही है, केवल 5% वेरिएशन है, 5 से भी कम है। एवरेज डिफरेंस इज जस्ट 3.6% ऑफ द एक्चुअल एवरेज NNI, और हमने नेक्स्ट स्लाइड ये फिगर्स दे दी हैं। थोड़ा सा ये स्लाइड पूरे फुल पेज है, लेकिन वैल्यू छोटी है। अगर आप इसको देखेंगे तो पहले में एक्चुअल NNI है, दूसरे में नेट कैपिटल फॉर्मेशन, और तीसरे में एस्टिमेटेड है, वहाँ पे K इक्वल टू 4.2।
तो आप बॉटम जो रीसेंट पास्ट वैल्यूज़ हैं उनमें आप देखिए कि एक्चुअल और एस्टिमेटेड में डिफरेंस ना बराबर है, बहुत कम है, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो ये इंडिकेट करता है कि इंडिया के केस में जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो 4.2 है। 4.2 का मतलब है कि जो NNI है इट इज़ ऑलमोस्ट 4.2 टाइम्स नेट कैपिटल फॉर्मेशन। थैंक्स एंड गुड विशेस। आप देखिएगा थ्योरी का हमने हिस्सा अलग बताया है और इम्पेरिकल एस्टिमेट निकालने का तरीका डिफरेंट है। आप इम्पेरिकल एस्टिमेट ही ट्रू वैल्यू है नेट नेशनल इनकम की और एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की। वहाँ पे थोड़ा से नेशनल इनकम के कंसेप्ट इन्वॉल्व है जो आपको समझने पड़ेंगे। बाकी सिंपल है वीडियो और आपको अच्छा लगेगा, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये जो पूरा सेट हमने दिया बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को आगे पकड़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी उतनी टफ है जितनी इकोनोमेट्रिक्स है, लेकिन ये मत सोचेगा कि उसमें मैथ्स कम है तो इजी है, लेकिन उसके सिरे को ढूंढ के चलना और आगे बढ़ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इस सिरे को पकड़ लेंगे तो बाकी लेक्चर्स जो हमारे एडवांस के हैं उसको भी आसानी से समझ सकते हैं। थैंक्स एंड गुड विशेस। जब टाइम लगेगा अभी मुझे जैसे ही, तो मैं 2 सेक्टर ISLM मॉडल भी डालूंगा और 3 सेक्टर ऑलरेडी पढ़ा, तो ये पूरा सेट एक कंप्लीट हो जाएगा बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर का। थैंक्स एंड गुड विशेस। आप अपना फीडबैक देते रहिएगा क्योंकि उससे हमें ये लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ओके, गुड लक, गुड बाय।